के पास जाना चाहिए। आज अगर हम शशांक की बात करें तो शशांक की ये बीमारी 2010 में पता चली थी। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया लखनऊ में और जगहों पे भी, तो उन डॉक्टर्स ने इनको गाइड किया, सही गाइड किया। लेकिन आज अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली सोचते हैं कि अगर हम उस स्टेज पे इनकी सर्जरी प्लान करते तो वो छोटी है। अभी की सर्जरी हमने तब करी जब पैर में कमजोरी शुरू हो गई, जब ये सर्जरी बड़ी थी, जब हमको बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, जब हमने इनको काफ़ी रिस्क और कॉम्प्लिकेशन कर दिया। लेकिन अगर ये 2010 में करी होती हमने सर्जरी तो ये काफ़ी छोटी होती और काफ़ी कम रिस्की होती। तो सबसे पहली चीज़, स्कोलियोसिस जब भी पता चलता है एक्सपर्ट से मिले, और अगर ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है तो तभी कराएं। दूसरा, हमारी डिफॉर्मिटी को छुपा के रखते हैं कि अगर सर्जरी करा ली तो फिर बाद में क्या होगा। वो उनको कपड़े थोड़े ढीले कराने शुरू कर देते हैं कि डिफॉर्मिटी ना दिखे सोसाइटी में, और अल्टीमेटली वो स्टेज पे आ जाते हैं कि जब वो ये इंतजार करते हैं तो इसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं सर्जरी करानी है। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, फीमेल पेशेंट या मेल पेशेंट दोनों में इस तरह से डिस्क्रिमिनेट ना करें। हमारी प्रैक्टिस में भी हमने देखा है कि पेरेंट्स जो है वो मेल बच्चे को जल्दी हमारे पास ले आते हैं, फीमेल्स में कहते हैं थोड़ा ही है, छुपा रहता है, शादी हो जाएगी उसके बाद देखिए। तो इस तरह का भेदभाव ना करें। बच्चा हो या बच्ची, सर्जरी टाइमली हो, जल्दी हो। स्कार जो ऑपरेशन का हम जहाँ पे चीरा देते हैं, कमर के बीचों बीच एक निशान आ जाता है, उसकी चिंता ना करें। काफ़ी बार पेरेंट्स इस डर से कि निशान आ जाएगा, बाद में शादी में दिक्कत पड़ेगी, फीमेल पेशेंट्स की सर्जरी डिले करते हैं। तो ये ना होने से मेल या फीमेल पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि टाइमली सर्जरी हो, और स्कार की चिंता ना करें। स्कार को हम बाद में कॉस्मेटिकली भी ढक सकते हैं। तीसरी ज़रूरी चीज़ जो शशांक के केस में भी थी, हम फाइनेंसिस को लेकर अक्सर चिंता करते हैं कि बहुत बड़ी सर्जरी है, हम बड़े हॉस्पिटल में करा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी लगेगी, फाइनेंसिस कैसे होंगे। फाइनेंस को अगर हम सोचें तो जैसे हमने इस केस में देखा कि कैनविन फाउंडेशन सामने, ऐसे बहुत सारे NGOs हैं इंडिया में। हम उन सबको कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का बच्चा है जिसे स्कोलियोसिस है और आर्थिक रूप से अगर वो बहुत सक्षम नहीं है तो वो हमारे पास आए, हम अपनी तरफ से सर्जन फीस में से भी और हॉस्पिटल की तरफ से भी कंसेशन पूरा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये सर्जरी सही हो, अच्छी हो, बड़े सेंटर पे हो, ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत रहते हैं। इसीलिए हमें एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट चाहिए होते हैं इसके लिए, जो काफ़ी इस तरह की सर्जरीज पहले करा चुके हैं, जिनको इसकी सारी कॉम्प्लिसिटीज मैनेज करना आता है। बहुत अच्छा हमें ICU बैकअप चाहिए होता है इन सर्जरीज में। स्कोलियोसिस सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड इतनी छोटी नहीं होती कि हम किसी नर्सिंग होम में लो कॉस्ट में कर पाएँ, लेकिन आर्टेमिस हॉस्पिटल या हमारी डॉक्टर्स की टीम या जैसे कैनविन फाउंडेशन या और NGOs हम मिलकर कम कॉस्ट में इस सर्जरी को बिल्कुल कर सकते हैं। एंड वी कैन अचीव दैट है ऑल्सो कि जब इंडिया में बच्चे जल्दी से जल्दी इस डिफॉर्मिटी के साथ पकड़े जाएँ और फिर इनकी टाइमली सर्जरी हो, ताकि फ्यूचर में कोई भी आफ्टर द एज ऑफ 20 किसी को भी सर्जरी की जरूरत ना पड़े। टाइमली सर्जरी हो, सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं और सर्जिकल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। डॉक्टर इसमें जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है उसमें कोई ना कोई इंसल्ट होने की वजह से, जैसे फॉलिक एसिड की कमी होने से जो मंटू की बनतर है वो प्रॉपरली नहीं होती, कोई मंटा आधा बनता है या 2 मंटे जुड़े रह जाते हैं, तो उसकी वजह से होती है और उसको बोलते हैं कंजेनिटल स्कोलियोसिस। तो उसके इलाज जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तीसरी न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस होती है, क्योंकि किसी जेनेटिक डिजीज या कोई और पोलियो जैसे पोलियो मस्कुलर डिजीज है, उसकी वजह से उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो एक तरफ की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, एक तरफ की मजबूत होती हैं, तो जिस तरह मजबूत होती है उस तरफ रेडिएटिव खींची जाती है, उसको वो न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस होते हैं। जैसे सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें जैसे किसी की आंख में दिक्कत है या मार्फन सिंड्रोम जैसे सारी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ एसोसिएटेड होती है। बाकी ओल्ड एज में डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम के साथ भी स्कोलियोसिस हो सकती है। सॉरी आई डिड नॉट गेट इसमें अगर हम जब स्पाइन को सीधा करके उसको उस पोजीशन में जोड़ देते हैं, एक बार हड्डी इस पोजीशन में जुड़ जाती है तो 20 साल के कम बच्चों में ऑलमोस्ट 99% केस में जुड़ जाती है, तो उसके बाद ये सिम्टम होने के चांसेस ऑलमोस्ट देखो 0 तो नहीं 99% नहीं होता। बिल्कुल इसके बारे में अवेयरनेस हमें दिलानी है। इसमें बहुत सिंपल टेस्ट होता है, अगर हम आगे झुकें, अगर हम अपने छाती वाली हिस्से को देखें तो दोनों साइड बराबर होती है,
अगर एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे है तो इसका मतलब स्कोलियोसिस है। हमारे को विज्ञान के चमत्कार आज हमने देखे कि जैसे पहले एक स्पाइन के बारे में कॉमन हमारी धारणाएं हैं जो हम गाँव में सुनते हैं, समाज में सुनते हैं कि यार छिड़काव मत लेना, इसको ऑपरेशन मत करवा लेना, आप और ज़्यादा गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल की डॉक्टर हितेश का और आरडीएस हॉस्पिटल का है, स्पाइन के केस यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल रहे और आज जो स्कोलियोसिस का हमने देखा इलाज जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं कह रहा हूँ कि आप सब इंडिया वाले भी डॉक्टर बन गए, इतनी सारी बात समझ गए से आते रहते हैं आप लोग, तो ये सारी चीज़ें हम मिलके कर रही हैं। आज समाज में कोई भी चीज़ यदि हम बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो वो हमेशा अवेयरनेस से ही आ सकती है। अवेयरनेस जब आएगी जब जन भागीदारी होगी, जब हम सभी लोग मिलते हैं। ये कहीं डॉक्टर की या हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग या जो पुराने लोग ये नहीं कह सकते कि यार तो बड़े हॉस्पिटल चोर है, ये है। हमारा जो कैंपिंग का जो मकसद है वो सही सटीक जानकारी को, अच्छे डॉक्टर्स को, अच्छे हॉस्पिटल्स को समाज में प्रमोट करना है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द एवरी डिजीज, उसका सोल्यूशन वही है। हम लोग टेस्ट नहीं कराते, कभी यार कुछ निकल आया तो कभी बीमारी और लग जाएगी मान लो। इंश्योरेंस नहीं कराते कि जिसने इंश्योरेंस करा उसकी बीमारी जरूर आएगी। इस तरह की हमारे को सुनने को मिलती है, लेकिन समाधान वही है जैसे हम बात करते हैं बाकी अवेयरनेस और सभी मिल के इसको लोगों तक पहुँचाए। तो सोशल मीडिया आज हमारा बहुत अच्छा साधन है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो भी वीडियोज है मेरे आज समाज के सारे लोगों से जो अभी सुन रहे हैं सबसे निवेदन करता हूँ आपके लिए कि हम इसमें बहुत बड़ा एक समझो एक जनमानस को हमें आगे आना होगा। स्वास्थ्य हमारी सबसे पहले जरूरत है। और ये रीड कर दी तो जैसे गाड़ी में वो चेसिस होती है ना, चेसिस उस पर सारी चीज की होती है, ये तो हमारा रीड कर दी मेन चीज है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर हितेश को, डॉक्टर हिमांशु त्यागी जी को, पूरी डॉक्टर्स की टीम को, आरटीएस हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनसे निवेदन भी करता हूँ कि इसी तरह से हमारे काम में जारी रहे, सेवा भावना से हम काम करें। कॉमर्शियल एंगल्स हमारा यहाँ आता भी नहीं है, उसको साइड रख के सेवा भावना से काम करें तो हम समाज में बहुत अच्छा एक स्वास्थ्य का लोगों को लाभ दे सकते हैं। कैनिंग फाउंडेशन की टीम इस तरह से जो कैंपेन्स होते हैं उसमें हमेशा भागीदारी लेते आए हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेके छोटी छोटी जानकारी को हमारे अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुँचा दी, हमारी पूरी भूमिका अदा करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच डॉक्टर हितेश जी हैं जो कि इस तरह और मरीज उल्टा पेट के बल लेटा हुआ है और उसको एनेस्थीसिया दे करके सुला के भी रखना और उसका ब्लड प्रेशर, सांस और सारी जो परेशानी से निराश होता है तो अगर जल्दी आता है उसके फेफड़े में हमें एनेस्थीसिया देने में आसानी होती है। जैसे जैसे वो ड्यूरेशन बढ़ता जाता है और खराब होते जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उसके साथ काउंसिल करते हैं कि भाई एनेस्थीसिया देने में परेशानी हो सकती है, आपको सर्जरी करानी है, उसके लिए हाई रिस्क देना पड़ सकता है। बाद में उठाने क्योंकि एनेस्थीसिया का मतलब और जब सर्जरी खत्म होती है उसके बाद आना होता है नॉर्मल। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो एनेस्थीसिया का सारा इसलिए अवेयरनेस इस बात को भी देखते हुए बहुत जरूरी है कि जल्दी आए जिससे सर्जरी का रिजल्ट अच्छा हो और सर्जरी करने के लिए जो एनेस्थीसिया देना है उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते ड्रॉप है मैं प्राइमर में सर्जरी कोरोना की वजह से कर लिया डॉक्टर अरविंद जायसवाल सर, ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट तक मैं उनके टच में रहा, उसके जूनियर ने मेरे को प्रॉपर गाइड नहीं किया क्योंकि यही था मतलब अब डॉक्टर साहब अभी बैंक बैठ गए हैं। लास्ट स्टेज में उन्होंने बताया कि तो डॉक्टर साहब ने प्राइमर हॉस्पिटल छोड़ा। फिर मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग ग्रुप से मेरा भतीजा ही है जिसके थ्रू मैं यहाँ पढ़ती हूँ। जब मैं आया तो सर ने एक शब्द मेरे से बोला जो मेरे को अच्छा लगा था, आप कई जगह समझ लो अगर कोई नहीं तैयार होगा सर्जरी करने को तो मैं तैयार। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिर सर ने मेरे जो रिस्क थे वो उसके फीडबैक किया। मैंने कहा सर तो मेरी किस्मत में जो भी होगा वो अलग था, अगर नहीं कराता हूँ तो भी दिक्कत है। जिसको हिंदी में कुबड़ कहा जाता है उसके बारे में बताना चाहते हैं। कुबड़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है और इसका इलाज जितनी जल्दी किया जा सके उतना अच्छा है।
क्यों? क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें एक एंगल होता है कॉब्स एंगल, जब वो 80 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो सांस लेने में और खाने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारे फेफड़ों के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज हम चाहते हैं, जो सर्जिकल इलाज है 50 से 70 डिग्री के अंदर अंदर कर दिया जाए, और जो नॉन सर्जिकल इलाज है वो 50 डिग्री से कम उम्र में कर दिया जाए। ऐसे ही हमारे पास एक बच्चा जैसे शशांक हमारे पास आया था, इसका एंगल 140-150 डिग्री तक चला गया था, जिसकी वजह से इसकी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आने की वजह से इसकी टांगों में कमज़ोरी आ गई थी। तो इसका ऑपरेशन हमने 2 स्टेजेस में करके रीढ़ की हड्डी को सीधा किया और उस स्पाइनल कॉर्ड से प्रेशर हटाया। अब ये बच्चा 3 महीने बाद आपके सामने है और बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बीमारी की डिटेक्शन बहुत जल्दी हो, इसको 140 डिग्री तक ना पहुंचने दिया जाए, इसको 30 डिग्री 40 डिग्री के अंदर ही पकड़ा जाए, ताकि इसका इलाज बिना ऑपरेशन के, या अगर ऑपरेशन करना पड़ता भी है तो बहुत कम रिस्क के साथ इसका ऑपरेशन करके इलाज किया जा सके। उसे 3 बातों के लिए आग्रह करना चाहते हैं। अपने परिवार में अगर किसी को स्कोलियोसिस दिख रहा है, या कोई बच्चा आपके स्कूल में है जिसको स्कोलियोसिस है, उसको छुपाएं नहीं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, अगर कोई आपके परिवार में स्कोलियोसिस की हिस्ट्री रही है, तो जो बच्चे आगे पैदा होने वाले हैं या जो परिवार के और लोग हैं, उनमें भी स्कोलियोसिस की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर परिवार में कोई ऐसा है जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, तो बाकी बच्चों का भी टाइमली एग्जामिनेशन ज़रूरी है और उनको डॉक्टर के पास ला के दिखाएँ। स्कोलियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको पेरेंट्स, डॉक्टर और सोसाइटी तीनों मिलकर ही कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर में सबसे पहले पेरेंट्स का रहता है कि उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं अगर इस तरह की कोई बीमारी दिखे। हम पीडियाट्रिशियंस की एसोसिएशन के साथ भी इस प्रोग्राम को फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेज में बताते हैं कि अगर कोई बच्चा है जिसका कि स्कोलियोसिस है, कर्व प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसको तुरंत हायर स्पेशलिटी सेंटर पे भेजें जहाँ पे कि ये सर्जरी पॉसिबल है। इसमें मेल या फीमेल, बच्चा या बच्ची के बीच में डिस्क्रिमिनेट ना करें। सर्जिकल स्कार को लेके अक्सर पेरेंट्स को होता है कि बेटी को स्कार आ जाएगा, शादी कैसे होगी। तो इस चीज़ का भी आजकल हमारे पास बहुत सफल इलाज है कि स्कोलियोसिस की सर्जरी भी हो जाती है और कोई स्कार नहीं आता। अगर फैमिली में किसी को स्कोलियोसिस की सर्जरी हुई है और उसके बाद और बच्चों को भी स्कोलियोसिस फैमिली में निकल रहा है, तो हम उसकी भी बहुत सफल सर्जरी कर पा रहे हैं और अर्ली स्टेज में ही पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं बिना किसी स्कार के। इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो पेरेंट्स को समझनी है वो ये है कि स्कोलियोसिस की सर्जरी अगर टाइमली हो जाती है तो फीमेल पेशेंट्स को खास तौर से फ्यूचर में प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती। काफ़ी पेरेंट्स का ये मानना है कि अगर हम कमर में स्क्रू और रॉड लगा देते हैं, स्पाइन फिक्स कर देते हैं, तो फ्यूचर में अगर वो बच्ची जब भी प्रेग्नेंट होगी, बच्चा होना होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती स्पाइन में। ये एक बहुत ही गलत धारणा है लोगों में। कोई भी लेडी जिसकी स्कोलियोसिस की सर्जरी यंग एज में हुई है, वो किसी नॉर्मल फीमेल की तरह फ्यूचर में चाइल्ड बेयरिंग कर सकती है और बच्चा भी एकदम नॉर्मल होता है। कोई उसमें बच्चे में किसी तरह का दबाव नहीं रहता। मदद कर रही है इनकी सब। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कि आजमगढ़ से बेटा शशांक, इनके फादर ने हमारे से संपर्क किया कैनविन फाउंडेशन से कि मेरे बेटे को इस तरह की स्कोलियोसिस की, जिसको हम कुबड़ बोलते हैं हिंदी भाषा में, इसकी प्रॉब्लम है। और डॉक्टर हितेश, जिस पे हमारे को पूरा भरोसा है, और आर्टेमिस हॉस्पिटल की जो नीतियाँ हैं वो हमारे साथ हमेशा कंफर्टेबल और बहुत ही सूटेबल रही है, उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। तो बेटे का यहाँ पे हमने डॉक्टर हितेश से मिलना हुआ और आज बड़ी खुशी हो रही है कि ये बेटा बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो इस तरह के अवेयरनेस के लिए आज हमारा ये कार्यक्रम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और मैं आपके माध्यम से जन जागरूकता में आप सभी की भागीदारी चाहता हूँ। इस तरह की जो मिथ्स है कि इसका स्पाइन का कोई इलाज नहीं है, इस तरह की कुबड़ का कोई इलाज नहीं है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन इसका जो मेन जो इलाज है वो है हमारा अर्ली डिटेक्शन। हमारी कैनविन फाउंडेशन की पूरी टीम, मेरे पूरे सारी टीम यहाँ पे उपस्थित है, दिन रात मेहनत कर रही है। आप लोग मीडिया के साथ ही अवेयरनेस के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये सब संभव हो पाएगा जब इन सारी बातों को घर घर तक पहुँचाएंगे। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो उम्मीद स्वस्थ भारत की जो हमारा एक जो टैगलाइन भी है, जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं, डेडिकेटली काम कर रहे हैं, उसमें लोगों का पूरा साथ मिल रहा है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कम कीमत पे आम आदमी तक मुहैया कराने का जो हमारा मकसद है, उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। उदाहरण हमारे सामने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आज पेशेंट हमारे बीच में आज ठीक हो रहे हैं। तो दूर दूर तक हम इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आपसे नहीं